हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज फिर मैं हाजिर हूं एक और बायोलॉजी लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th, जो हमने प्रीवियस टाइम में स्टार्ट किया था। क्लास 12th में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है ना। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि क्या होता है। तो लाइफ स्पैन के बारे में हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था, अब हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो लाइफ स्पैन हमने क्या डिस्कस किया था कि जीवन अवधि क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ स्पैन। किसी भी इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक यानी डेथ तक के बीच का जो गैप होता है, बीच का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीवन अवधि। तो मैंने ये भी बताया था कि जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। जैसे हमने बात की थी कि क्रो हो गया, वो 15 साल जीता है। पैरेट हो गया, दैट इज 150 ईयर्स के अराउंड जीता है। इसी तरह से बटरफ्लाई होगी, 1 से 2 वीक्स उसकी लाइफ स्पैन होती है। फ्रूट फ्लाई हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। तो ये अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, डिफरेंट होती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जो होती है उनकी शेप्स पे डिपेंड नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उनकी लाइफ स्पैन कम है और जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा टर्टल जो होता है उसकी जो साइज होती है, टॉर्टोइज जो होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 150 ईयर्स के अराउंड होता है। ठीक है ना। और ये साइज में बहुत छोटा है। ठीक है। लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल भी इसको कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले उसके कंपैरिजन में, तो हमारा साइज तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है दैट इज नियर अबाउट 100 ईयर्स। ठीक है, या उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। तो हम नहीं कह सकते कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि के प्रकार की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, दूसरा है एवरेज लाइफ स्पैन और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैक्सिमम लाइफ स्पैन की बात करें तो यहाँ लिखा है इट इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम और मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन हैव बीन ऑब्जर्व टू सर्वाइव बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो ये मैक्सिमम आप कह सकते हो टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन में कोई भी मेंबर कितने मैक्सिमम टाइम तक वो जिंदा रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे किसी भी स्पीशीज की मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वो निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि एक सपोज कीजिए कि एक लायन की स्पीशीज है। ठीक है ना, बहुत सारे लायन है उसमें, तो उसमें भी ये काउंट किया जाएगा कि उस पूरे लायन की स्पीशीज में से कौन सा ऐसा लायन है जो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम टाइम तक उसकी लाइफ स्पैन जो थी वो ज्यादा रही होगी या सबसे ज्यादा वो जिंदा रहा होगा टाइम तक। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। सेकेंड जो टाइप है दैट इज एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो मैक्सिमम से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन का एक एवरेज लाइफ स्पैन निकाल के चलते हैं। मैंने मैक्सिमम में ये बताया जैसे किसी भी पॉपुलेशन में हम ये देखते हैं कि कौन सा वो पर्सन था जो सबसे ज्यादा जिंदा था, जिया होगा उसने लाइफ स्पैन। बट एवरेज लाइफ स्पैन में क्या आ जाता है, हम ये देखते हैं कि किसी भी एक पॉपुलेशन की एवरेज लाइफ स्पैन क्या रही होगी। जैसे ह्यूमन जो है इसका हम एवरेज बताते हैं कि मैक्सिमम 100 ईयर्स टू 110 ईयर्स तक जीते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी पैरट का जो ग्रुप होता है, स्पीशीज होती है, वो नियर अबाउट 150 ईयर्स के वो नियर अबाउट 150 ईयर्स के आसपास जीती है। इसी प्रकार से एक लायन की स्पीशीज है, उनकी लाइफ स्पैन अलग होती है। तो हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन लेते हैं और उस पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं, इस पूरे पॉपुलेशन का एवरेज लाइफ स्पैन क्या रहा होगा। थर्ड जो बात आती है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। ठीक है ना।
एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है वो कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक इंसान जो है वो कितने साल जी सकता है, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ह्यूमन का मैंने बताया कि 100 साल होता है, तो उसमें से भी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर को चूज कर ले और बोले कि भाई ये तो इतने साल जिएगा, ये उतने साल जिएगा, ये पैरेट्स इतने होते हैं, तो उनकी कंडीशन देख के हम बताते हैं कि ये तो इतने साल ही जी सकता है, तो वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एवरेज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हाँ डिपेंड किस पे करती है, एवरेज वाले पे ही करती है। तो ये 3 टाइप्स के थे टाइप्स ऑफ लाइफ स्पैन में, दैट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ की। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है कि जब कोई इंसान पैदा होता है वहां से लेके मरने तक के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बीच में अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक है। वो पैदा होता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड अवस्था में आता है, फिर उसके बाद मेच्योरिटी आती है, फिर उसके बाद एजिंग यानी बुढ़ापा आता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं लाइफ स्पैन में काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है जैसे है जुवेनालिटी। तो जुवेनालिटी क्या होता है, चाइल्डहुड वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनालिटी कहते हैं, जिसमें बच्चे की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग होता है और वो अपने अंदर रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो क्या करता है, कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करता है। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनालिटी कहते हैं। इसी प्रकार से जुवेनालिटी को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जुवेनालिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बाल्यावस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब इंसान मैच्योर हो जाता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उससे अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, उसे डिफरेंस करना स्टार्ट कर देता है मेल फीमेल के बीच में, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है और वो रिप्रोड्यूस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। और मैच्योरिटी को हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, परिपक्वता। थर्ड है सेनेसेंस एंड एजिंग। एक टाइम ऐसा भी आता है स्टेज में जब सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी धीरे धीरे वर्क करना स्पेसिफिकली पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है, ठीक है ना। हमारे सेल्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, हम पहले से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेस एनर्जी वाले फील करने लगते हैं। तो ये जो स्टेज होता है इसको हम जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बुढ़ापा। और बुढ़ापा आने के बाद हमारे रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी टोटली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेनेसेंस और एजिंग। सबसे लास्ट स्टेज जो आता है दैट इज डेथ। आप इसको बुढ़ापा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। फाइनली एक इंसान जो है वो इस पृथ्वी पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और ये लास्ट स्टेज होता है लाइफ स्पैन का, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का सबसे एंड पार्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर देते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर इमोर्टल, ठीक है ना। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर। तो ऑब्वियसली बात है इंसान तो बिल्कुल भी अमर नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे जो इमोर्टल कहलाते हैं। और इस इमोर्टल में जो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म काउंट किए जाते हैं दैट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो देखने में केवल एक ही सेल के या स्ट्रक्चर में केवल एक ही सेल के, एक ही कोशिका के बने होते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल कहा गया है, अमर कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे कारण यही है कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं और 2 न्यू डॉटर सेल्स में अपने आप को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब यही ऑर्गेनिज्म 2 न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए तो इनकी डेथ तो हुई नहीं ना। इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर का जो क्रोमोसोम होता है, ये डिवाइड करके 2 पार्ट में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ
नहीं हो रही है और इस वजह से वो अपनी लाइफ स्पैन को क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर डॉटर सेल्स। एक नए जीव के रूप में अपनी लाइफ को क्या करते हैं, कैरी ऑन कर लेते हैं। इसी वजह से इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, एक कोशिकीय जीवों को इमोर्टल कहा गया है। आई होप आपको अब लाइफ स्पैन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। छोटी क्लास से रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इतना तो आइडिया हो गया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक जीव ही इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वही क्या करता है, अपनी कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है कि केवल फीमेल ही पार्ट लेगी। इसमें यूनिपेरेंटल में अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी स्पीशीज के नंबर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट नीड्स 2 पेरेंट्स, ठीक है ना, जिसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। तो ये तो कॉमन डिफरेंस था जो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ाते आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, इट इज यूनिपेरेंटल प्रोसेस एंड इट इज अ बाइपेरेंटल प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज बाइपेरेंटल प्रोसेस, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है और खुद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है, एज इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे किसी प्रकार की गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होती है। गैमेट्स को हिंदी में कहते हैं युग्मक, तो यहाँ पे युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स बनते हैं, 2 युग्मक बनते हैं। मेल से मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल से फीमेल गैमेट्स बनेगी। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, ये दोनों गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज सोमैटिक सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स ही जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल के रूप में काम करते हैं। सोमैटिक सेल्स को हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका। बेटा कायिक कोशिका क्या होती है, जो किसी पार्ट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है ना, जिससे किसी नए अंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे तो पूरे जीव का बॉडी ही डिवाइड हो जा रहा है नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, तो वो उसका सोमैटिक सेल ही हुआ। और सोमैटिक सेल ही जो होता है वो जनन अंग के रूप में यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के रूप में क्या करता है, वर्क करता है और इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जर्म सेल्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। जर्म सेल्स जो होते हैं एनिमल्स की बॉडी में अलग से सोमैटिक सेल्स के अलावा जर्म सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इन्हीं जर्म सेल्स से मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक भी बनते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सोमैटिक सेल्स पार्ट नहीं लेता है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो किस में पार्ट लेते हैं, अदर पार्ट्स की फॉर्मेशन में। जैसे कोई भी एक बच्चा डेवलप होता है तो उस समय उसके बॉडी से जो भी ऑर्गन्स बन रहे हैं वो सोमैटिक सेल से बनेंगे। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन युग्मकों का जब निर्माण होता है तो वो किससे बनते हैं, जर्म सेल से बनते हैं। जर्म सेल्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। फोर्थ डिफरेंस देख लेते हैं। फोर्थ डिफरेंस है नो फर्टिलाइजेशन अकर। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे हिंदी में कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कोई भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने की जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनते ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इन ऑपोजिट
यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो बनने के बाद उनके बीच फ्यूजन भी होगा, तभी आगे चल के वो किस में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में, जाइगोट से किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, एक ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, फीटस में। फिफ्थ डिफरेंस है माइटोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है बेटा, माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में। तो माइटोसिस और मियोसिस मेरे ख्याल से आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 11th में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आप भूल गए हो तो, एक छोटा सा, कि जो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो डिवीजन के टाइम में उनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की भी डिवीजन होती है, तो उससे अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब माइटोसिस में क्या होता है, जनरली किसी भी सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस क्या बनेगा, 2 सेल्स बनेंगी, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। लेकिन इनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी, क्रोमोसोम्स जो नंबर होंगे, वो डिवाइड नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स क्रोमोसोम्स नंबर विल बी सेम, ठीक है ना। इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस। इन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर ले, ठीक है ना। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्या होता है कि इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पे कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे। लेकिन मियोसिस का मतलब होता है हाफ करना, यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर्स होंगे वो डिवाइड होके कितने बन जाएंगे, 23 एंड 23। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, आधा करना। यानी मियोसिस में जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो उसके क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस्ड होके हाफ हो जाएंगे। एक 23 हाफ सेल जो होंगे वो एक सेल में चला जाएगा, बाकी के 23 क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में चला जाएगा। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होने के बाद भी जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें सेम रहते हैं। तो ये होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है फॉलो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि मियोसिस फॉलो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं, इट अलाउज द जेनेटिक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोजेनी, ठीक है ना। अब जैसे हमने बोला कि एक सेल डिवाइड हो रहा है और उसमें सेम क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर का जीन सेम जीन इसमें भी गया है और इसमें भी गया है, ठीक है ना। यानी टोटल के टोटल पूरा का पूरा जीन उठ के इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया, तो यहाँ पे जेनेटिक कंटिन्यूटी मेंटेन रही है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आया है, सेम जीन्स पास हुए हैं। इसी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से टोटली, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली हो चाहे वो जेनेटिकली हो, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी देखने में, बाहर से देखने में भी एक जैसे होंगे, और अंदर का जो हम लोग सेल न्यूक्लियस डीएनए की बात कर लेते हैं वो भी टोटली उनके पेरेंट्स के जैसा ही होगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो होता है डीएनए पास होता है, तो जो डीएनए पास होते हैं, क्रोमोसोम्स पास होते हैं, वो हाफ पेरेंट्स के होते हैं, आधे मेल के आधे फीमेल के, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट होता है, और यही वेरिएशंस क्या करता है, इन ऑर्गेनिजम्स को आगे के लिए प्रिपेयर करता है और किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए यानी अनुकूल होने के लिए क्या करता है, मदद करता है। वेरिएशंस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजियस ही होते हैं, बट कई केस में डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। लास्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज अकर्स इन लोअर एनिमल्स लाइक प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एक्सेट्रा। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली लोअर ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर एनिमल्स में होता है, चाहे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई भी होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप इतना आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। जनरली इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो हम आप यहाँ लिख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल, एक ही, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, आइदर मेल और फीमेल। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड इज मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, और वी कैन से आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब मैंने बता दिया, जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा वो मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में, और जेनेटिकली यानी डीएनए और जीन्स के डीएनए या जीन्स से भी वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से सिमिलर या फिर आइडेंटिकल होंगे, यानी हूबहू उनके जैसे ही होंगे। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज क्लोन, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन, क्या कहते हैं, क्लोन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया मैंने, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें जो भी इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स से चाहे मॉर्फोलॉजिकली हो चाहे जेनेटिकली हो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स में देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहला टाइप जो आता है दैट इज फिशन। फिशन को हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। अब विखंडन जो है ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, द्विविखंडन। और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुविखंडन, बहुविखंडन। तो ये 2 टाइप्स होते हैं फिशन के। सेकेंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। बडिंग के बाद तीसरा आता है रीजेनरेशन, फिर हो गया फ्रेगमेंटेशन, फिर हो गया स्पोर फॉर्मेशन, फिर हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। बडिंग को जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं मुकुलन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको,
मुकूलन। इसी तरीके से रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। फ्रेगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं खंडन। स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं बीजाणु निर्माण। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिशन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। अब धीरे धीरे एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में होते क्या है और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिशन के बारे में। फिशन की बात कर लें तो बेटा फिशन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल्स। डिवीजन ऑफ सेल्स यानी कोशिका का विभाजन होना। कोशिका का विभाजन होना क्या कहलाता है? फिशन यानी विखंडन। अब फिशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑब्वियस सी बात है, बाई का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। तो जब कोई भी सेल जो है वो केवल दो ही डॉटर सेल्स में या दो ही सेल्स में डिवाइड होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। तो जब भी कोई सेल जो होता है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, तो ऐसे फिशन को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा टर्म्स की बाइनरी और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। तो बाइनरी फिशन देख लेते हैं हम लोग। जैसे बाइनरी फिशन जो होता है इसको आप लिख सकते हो when a cells divide to form only two daughter cells, only two daughter cells are called binary fission, are called binary fission, ठीक है। तो जब भी कोई सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और केवल टू ही डॉटर सेल्स बनाता है, ऐसे में उस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? वो किस तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है? बाय बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन भी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर पार्ट्स, ठीक है ना। और भी उसके टाइप्स होते हैं। तो जनरली बाइनरी फिशन के अलग अलग टाइप्स है, वो हम देख लेते हैं। एक तो है सिंपल बाइनरी फिशन, हिंदी में लिखेंगे सरल द्विविखंडन। फिर होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। फिर होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इसको हम लोग कहते हैं लंबवत द्विविखंडन। एक और होता है ऑब्लिक बाइनरी फिशन, इसको हम लोग कहेंगे या फिर परोक्ष या फिर तिरछा द्विविखंडन। ये चार टाइप्स के बाइनरी फिशन होते हैं। सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और एक हो गया ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ठीक है ना। तो इनके डिवीजन होने के वे से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल बाइनरी फिशन। तो सिंपल बाइनरी फिशन जो होता है नॉर्मल तरीके से जो किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है, उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? सिंपल बाइनरी फिशन में। और इसका जो एग्जाम्पल आता है दैट इज अमीबा।
तो अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में आपने देखा होगा कि अमीबा का जो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, दिस इज इरेगुलर शेप। तो अमीबा जनरली क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है ना, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, जिसमें सबसे पहले ये इनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। तो जब 2 डॉटर सेल्स बनता है तो सपोज दिस इज अमीबा, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे और सबसे पहले इनका न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले थर्ड स्टेप पे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इधर एक न्यूक्लियस आ गया और फिर इधर एक न्यूक्लियस आ गया और फाइनली ये भी बीच से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अमीबा बन गया और यहाँ पे एक अमीबा बन गया, ठीक है। तो अमीबा जो होते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये सिंपल तरीके से, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि ये यहीं से डिवाइड होगा या यहीं से डिवाइड होगा, ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स का मतलब है ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टली, यानी यहाँ पे अनुप्रस्थ, हम कहेंगे अनुप्रस्थ विखंडन होता है और जनरली ये किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है। पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो पहले क्या होगा, ये बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होगा, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होगा तो ये पार्ट इधर की तरफ अंदर जाएगा और ये पार्ट इधर की तरफ अंदर जाएगा। इसी के साथ साथ ये न्यूक्लियस भी जो होगा वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। फाइनली क्या होगा कि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया और फाइनली जो होता है इनके साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो ये पार्ट एक नया पैरामीशियम बना लेता है और ये पार्ट इससे भी एक नया पैरामीशियम की डेवलपमेंट हो जाती है। तो आपने ये देखा कि ये बीच से डिवाइड हो रहा है, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के बाद थर्ड जो आता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो होता है ये लंबे तरीके से, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लंबवत, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ये मेनली किसमें पाया जाता है, इग्लिना में, और इग्लिना का जो शेप होता है दैट इज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये इग्लिना है और इग्लिना भी इस तरीके से लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होता है, बीच से क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है और बीच से कट होने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो ये पार्ट इस तरीके से इधर और ये पार्ट जो होता है इस तरीके से इधर, एक नया स्ट्रक्चर बनाता है और ये भी फाइनली किस में डिवाइड होते हैं, 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनली लंबे तरीके से डिवाइड हुए हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स डिवीजन। लास्ट जो है दैट इज ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन जो होता है ये मेनली किसमें होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं और ये तिरछा, मतलब तिरछे तरीके से इनमें क्या होती है, डिवीजन होती है। तो ये मेन थे बाइनरी फिशन के 4 टाइप्स, ठीक है ना, जिसमें आपने सिंपल बाइनरी फिशन देखा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखा और ऑब्लिक बाइनरी फिशन देखा। तो ये 4 टाइप्स के बाइनरी फिशन थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी फिशन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल फिशन, कि मल्टीपल फिशन क्या होते हैं। बहुविखंडन कहते हैं मल्टीपल फिशन को। अब मल्टीपल फिशन में
मल्टीपल फिशन बहुविखंडन, जैसे मैंने आपको नाम से बताया कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन। जनरली मल्टीपल फिशन अमीबा में भी होते हैं, कुछ अमीबाज में भी मल्टीपल फिशन जो है वो फॉलो करने को मिलता है। और प्लाज्मोडियम हो गया जैसे आपका, तो प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। अब अभी आप बोलेंगे कि अमीबा तो बाइनरी में आता है, तो मल्टीपल में क्या हो गया, कैसे हो गया? तो बेटा जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है, आपने देखा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए कुछ टाइम ऐसा भी होता है जो सुटेबल होता है और कुछ ऐसा भी होता है जो नॉन सुटेबल होता है। तो जब इनके लिए कोई नॉन सुटेबल इन्वायरमेंट आता है, कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो ऐसे सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपली क्या करते हैं, फिशन करते हैं और इसके जरिए वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अभी देखो इसमें होता क्या है कि जनरली जैसे सपोज कीजिए प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम का एक सेल है और उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। तो प्लाज्मोडियम जो है जब रिप्रोड्यूस करता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाता है। इस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। इस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। तो ये हार्ड कवरिंग क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है, जो इस अंदर रहे सेल्स को या न्यूक्लियस को क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। अब ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इसमें क्या चेंजेस आते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करता है इंटरनली, और ये डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियस जो होता है अपने अंदर बनाता है, क्रिएट करता है, ठीक है ना, फॉर्म हो जाते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। फाइनली क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब ऐसा कंडीशन आएगा जो इनके लिए सुटेबल होगा, तो ये जो सिस्ट होता है ये ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियस थे ये सारे क्या हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग्स में बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस निकलेंगे उन सभी न्यूक्लियस से एक न्यू प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी। तो आपने ये देखा कि एक सेल से बहुत सारे प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हुई है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। तो आई होप आपको बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज बडिंग। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बहुत सारे टाइप्स है, हम डिटेल में इनको भी स्टडी करेंगे। बट आई होप आज के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।